अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया शो से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज के सोशल मीडिया शो में बहुत सारा शो डाउन होने लगा है। बड़ी बड़ी अहम खबरें हैं क्योंकि हफ्ता दौरान के दौरान बहुत कुछ हुआ है। फैज़ नेटवर्क आखिर क्या कुछ करता रहा, फैज़ नेटवर्क का एक पहलू तो पकड़ा गया है, लेकिन एक और अगला पहलू है और वो पहलू क्या है उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो हफ्ते भर की खबरें हैं, कौन सी अहम खबरें थी, क्या होने जा रहा है, उस पर बात करेंगे। और पैनल वही सुपर सिक्स, हमारा एक सिक्स मिसिंग है, वो आ जाएंगे अभी, जहांज़ेब अब्बासी साहब। तो जनाब तारुफ सबसे पहले अपना अहमद मंसूर डिफेंस की बीट कवर करते हैं, पार्लियामेंट को कवर करते हैं। हमाद हसन साहब पठान मेरी जान, और सीनियर तजियाकार कहूँ आपको, या अभी तो आप बहुत यंग हैं। मुझे सीनियर तजियाकार तो नहीं, तजियाकार भी नहीं कहे, बस सहाफ़ी ही काफ़ी है। अच्छा, सहाफ़ी हैं जी, ये सहाफ़ी हैं जी, यकीन कर लीजिए कि ये सहाफ़ी हैं। और जनाब शाकिर सोलंकी साहब सिंध TV से सिंध की पॉलिटिक्स को कवर करते हैं, ब्यूरो चीफ हैं। और सिंध और इस्लामाबाद एक ही बात है ना भाईजान, ठीक है ना? मतलब है कि सिंध के बगैर पाकिस्तान की सियासत कैसे हो जाती है? सदर सिंध से है यार, आप कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। और जनाब तैयब बलोच साहब। तो जनाब आज हमाद हसन साहब, एक तो आप इतनी ताख़ीर से आए, अगर ये लाइट ख़त्म हो गई ना तो ये सारा ज़िम्मा आपका होगा। तो मेरी जिम्मेदारी क्यों? मैं तो आप सोलंकी साहब के शो में थे, मुझे एक और शो में जाना पड़ा। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? चले, कसूर तो आपका है, सो है या नहीं है, लेकिन ये है कि अपना इमरान खान साहब की जो है वो जेल से बहुत ज़्यादा आजकल उनकी वो सारा कुछ हो रहा है, उस तरफ तो जाएंगे ही जाएंगे। अहमद, ख़बरें क्या हैं? ये फैज़ नेटवर्क के अंदर मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स हैं? सिद्दीकी साहब, फिर मेरा ख्याल है कि पहले इसी पे ही बात कर लें। इन्फॉर्मेशन देखें कुछ ना जी, आई, फैज़ नेटवर्क जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, इसके बहुत सारे पहलू थे जिस पे मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। मैं चाहता हूं कि हमारा ये सारा पैनल, सारे दोस्त इसको डिस्कस भी करें, लेकिन पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूं। हाँ, फिर आपकी इन्फॉर्मेशन का पोस्टमार्टम उसका पोस्टमार्टम भी करें और उसके क्या मुज़म्मरात हो सकते हैं। अब जो फैज़ नेटवर्क, इसका जो एक पहलू, अच्छा, जब भी इस तरह के माफियाज हों या नेटवर्क्स बने, वो एक तो उनका एजेंडा होता है, जैसे पॉलिटिकल, अदारा जाती, कोई और। एक सबसे बड़ा एजेंडा माल पानी बनाना भी होता है, बल्कि असल तो एजेंडा ही यही होता है। इख्तियारात क्यों लिए जाते हैं? इसीलिए कि अच्छा, इस नेटवर्क ने भी मुख्तलिफ जगहों पे अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो अपना काम किया हुआ था। अच्छा, पता बहुत सारे लोगों का था, क्योंकि ये इतना खुल के था, ये पैसे वैसे लेना, पहले लोगों को मजबूर करना, इस स्टेज पे लेके जाना कि वो मजबूर, ऐसे आसानी से कोई पैसा नहीं देता, आप मजबूर करते हैं। उसको किस तरह मजबूर करेंगे? कोई मुकदमात झूठे बनाएंगे, सच्चे बनाएंगे, जो भी होगा, फिर उन मुकदमात से, उस मुश्किल से उसको निकालने के लिए आप उससे पैसे लेंगे, ब्राइब जिसे। अच्छा, टॉप सिटी का एक केस तो देखा था। अब सिंध की जो तफसील है क्यों सिद्दीकी साहब, वहाँ ज़ाहिरी बात है, जब रिटायर्ड अफसर हो गए। सिंध की तफसील मतलब ये जो फैज़ नेटवर्क है, जो ISI के पैरेलल एक इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया हुआ था, वो आप उसकी बात करेंगे, उसका सिंध के अंदर जो है वो क्या किरदार था? क्या किरदार था? हाँ, अच्छा, अभी तक तो हम यही जिक्र कर रहे हैं ना कि रिटायर्ड अफसरान और फौज के अंदर के लोग और सारा वो। इस नेटवर्क में सिविलियन एजेंट्स कह लें, टाउट्स कह लें, फ्रंटमैन कह लें, और सिविलियन अदारों के कुछ लोग इसमें मतलब पूरा शामिल था। करते क्या थे? अब सियासतदानों को, इमरान खान को लेके आना था, प्रोजेक्ट था, सियासतदानों को तो टारगेट करना था, उनके खिलाफ केसेस बनाने थे। अदारा कौन सा था? नैब का था। अब सियासतदान, जैसे आप सिंध की बात कर लें, आसफ जरदारी के खिलाफ केस, पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप के खिलाफ केस जब आपने बनाए, उस फरियाल तालपुर भी उसमें आई, सही खुर्शीद शाह के खिलाफ भी बड़े सारे नाम हैं। आप ये केस बनाते थे, उसके बाद फिर आप करते क्या थे? उस पूरे इलाके के उनके जो फ्रंट मैन कह लें या उनके करीबी साथी या जो बिजनेसमैन थे, उनको भी रगड़े में लाते थे। अच्छा, सियासतदानों को आप अंदर डाल के आप इमरान खान को भी खुश कर रहे थे, अपना पॉलिटिकल एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे, बिजनेसमैनों को ब्लैकमेल करके आप माल पानी बना रहे थे और टका के बना रहे थे। अब कौन बना रहे थे? ये नेटवर्क, कौन सा फैज़ नेटवर्क। अच्छा, फैज़ नेटवर्क के कौन से कोई? मैं यही बताने लगा हूँ। इसमें जो इसको मेन वहाँ पे जो मेरी इतलात हैं, एक शाकिर सोलंकी साहब उनको जानते होंगे, सिबगतुल्लाह मेमन नाम सामने आ रहा है। अच्छा, उन्होंने, अब ये ऐसी चीज़ है कि वो डिनाई भी करें ना,
तो भी जिनके पास गए हैं और जिनसे बोरियों में और बैगों में पैसे लिए हैं, तो कैसे डिनाई हो सकता है? दो पार्टियां हैं ना, दूसरी पार्टी कहेगी भाई हाँ मुझसे लिए इसलिए हम खुल के बात कर सकते हैं। नहीं, लेकिन उसके कोई लीगल ट्रांजैक्शंस तो नहीं है। नहीं, लीगल नहीं है, लीगल नहीं है, कैश पे सारी पेमेंट्स हुई हैं, करोड़ों में हुई हैं। और टोटल मिलाएं वॉल्यूम जो है तो वो 100 से ज़्यादा बिजनेसमैन कौन से थे? कराची, हैदराबाद, सिंध, बड़े नाम। और चूंकि बिजनेसमैन का मसला ये होता है कि वो ठीक भी हो ना, उसके खिलाफ कोई केस गलत भी बने ना, वो जान छुड़ाता है। वो कहता है भाई मैं इधर फंस गया, तो पैसे दो निकलो। वो उसकी ये तरबियत ही बिजनेसमैन की ऐसे है, और पाकिस्तान के बिजनेसमैन की तो खास तौर पे यही तरबियत है। जैसे मलिक रियाज कहता है पहिए लगाता हूँ वो सारा। तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कराची के, 10 करोड़ दिए, बैगों में भर के दिए। अच्छा, इसको लीड कौन करता था? वो आखिर गारंटियां भी तो मांगते हैं ना कि हमारा काम। अच्छा, फंसाते डील क्या होती थी? किसी सियासतदान से जोड़ दिया और फैमिली के सारे लोगों के नाम उस नैब की इंक्वायरी में डाल के ECL पे डाल दिया। अब मतलब खुर्शीद शाह के खिलाफ केस बनाया करप्शन का एग्जाम्पल, और उसके अंदर मतलब मिसाल के तौर पर मैं एक बात कर रहा हूँ, और उसके साथ जो कनेक्टिंग है वो 4 बिजनेसमैन भी डाल दिए उसके अंदर। कराची के कोई और सियासतदान है। अच्छा, इसमें फिर बाज ऐसी भी दिलचस्प स्टोरी है इसमें। आज जब वहाँ पे जो इनका ISI का जो या इनके रिटायर्ड अफसर था, एक बहराम नाम का था, वो मेन फैज़ का करीबी था। जैसे और साथियों के नाम आए हैं ना, ये अभी रिटायर है, और लेकिन पैसा उसने कहते हैं बड़ा बनाया मुबैना तौर पे, और उसके खिलाफ भी मामला शायद कोई इंक्वायरी वगैरह चले या चल भी रही होगी, अभी शायद हमें ना पता हो, क्योंकि सारा मामला जो ये सबकतुल्लाह मेमन है, ये एक करैक्टर है। दूसरा करैक्टर है अयाज महर। अच्छा, उसने तो लंबा हाथ मारा जनाब, उसने तो सीधा आसफ अली जरदारी साहब और उनके जो लोग थे ना जनाब, नहीं छोड़ा उन्हें। सदीकी साहब अयाज महर कौन था? ये सिंध, इंटीरियर सिंध का कोई है, इसी तरह की शख्सियत, इसके सियासतदानों से ताल्लुकात हैं। अच्छा, अब अभी भी एक्टिव है। अच्छा, इसने मेरी अली हसन जरदारी है, एक शायद कोई ताल्लुक है, ये जरदारी साहब की जमीनें संभालते थे। अच्छा, उसका भी MP हैं। हाँ, वो जरदारी साहब की अभी भी ज़मीनें संभालते हैं। हाजी अली हसन जरदारी, उनका थोड़ा तारुफ करा दें। वो धरती TV के मालिक भी रहे हैं, और उनका एक सौब नाम के रोज़ानी सौब अखबार भी है, उसके ओनर भी हैं। आसिफ अली जरदारी की ज़मीनें संभालते हैं, और अब वो MP भी हैं, वज़ीर भी हैं। ये जो ये जो सिंध हाउस है वो उसके अंडर में है। अच्छा, एक सोहेल अनवर सयाल साहब का भी तारुफ करा दें। हाउसिंग एंड वर्क्स के वजीर भी हैं। हाँ, हाउसिंग एंड वर्क्स के वजीर हैं वो हाजी अली हसन जरदारी साहब। वो बात कर रहे थे। हाँ, अच्छा जी, बिल्कुल साहब, ये सोहेल अनवर सयाल साहब और अली हसन जरदारी साहब को भी आप अभी पिछला रिकॉर्ड निकाल लें, इनके खिलाफ भी केसेस नैब के शुरू होगा। तो सबको पता है ECL में नाम और लंबी, ठीक जनाब। अब हम कहेंगे, वो तो मानेंगे तो भाई कहेंगे अच्छा 50 करोड़ कहाँ से दिए? ये भी तो एक सवाल है ना। 50 करोड़ की पेमेंट हुई है जनाब। किसके जरिए, किसको हुई है? ये अयाज महर को हुई है, लेकिन आसिफ अली और हुई है फैज़ नेटवर्क तक पहुँचाने के लिए। गारंटी ये दी गई है कि मैं उधर तक पहुँचाऊँगा आपके नाम। छोटी सी डील की, ECL से नाम निकल जाएंगे, और ये भी नहीं कि केस ख़त्म होने की नहीं थी। अच्छा, इसमें नैब के केसेस जो अफसरान थे कुछ, वो भी वहाँ पे मुलव्वस, पूरा दायरा नहीं। एक जीदार अफसर भी था नैब का, आजकल वो DG नैब लाहौर है, खड़ा हो गया, इनकार कर दिया उसने कहा नहीं, मैं ये नाजायज़ नहीं करूँगा। उसको फिर इन्होंने टाइट करना शुरू किया। अपना मुझे अहमद मंसूर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। आप कह रहे हैं कि सिंध के अंदर ये फैज़ नेटवर्क का जो भी ऑपरेटिव था, उसने वो कौन सा मुकदमा बनाया था कि जिसमें ये जो अयाज साहब जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो मजबूर हुए 50 करोड़ रुपए देने के लिए? एक मुकदमा नहीं था, जो सियासी शख्सियत के खिलाफ, अली हसन जरदारी जिसके नाम ले रहा हूँ, उनके खिलाफ मुकदमात बने, इनको गिरफ्तार किया गया, ये जमानतों पे रिहा हुए, इनको 1.5 2 माह नैब की कस्टडी में रखा गया, फिर इनकी जमानतें हुई। अब इन्होंने भागना भी होगा। और फैज़ नेटवर्क ये कहता था आप पैसे दें, हम नैब से हम आपकी जान छुड़वा देंगे। फसाई भी खुद है, तो छुड़वा भी देंगे, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, लेकिन अयाज, अच्छा मेरे इसमें बड़ी अभी थोड़ा इसमें एक और ट्विस्ट भी है, इंटरेस्टिंग। अब जो देखें, आसिफ अली जरदारी तो आपको पता है बहुत बड़ा दबंग किस्म का सियासतदान है। वो इस तरह की वो तो नहीं करता गेम में, आपको भी सारे मामला पता है, ठीक है? नहीं पता, चले आपको नहीं पता, सबको पता है। जब ये सेटअप चेंज हुआ और बाजी पलटी और एक निगरान सेटअप आया,
اور زرداری صاحب کے آگے پھر رونا رویا علی حسن زرداری نے اور سہیل انور سے، حالانکہ ہم سے تو اتنی وعدے اور اتنے پیسے، انہوں نے ان کو گالیاں گولیاں دی ہوں گی، تم نے کیوں دیے پیسے، مطلب ہم نے تو فیس کیا ہے، ہم نے تو جیلوں میں. پھر زرداری صاحب نے گردن پہ پاؤں رکھوا کر وہ 50 کروڑ واپس بھی لیے ہیں. کس سے؟ ایاز مہر سے لیے ہیں، لیکن وہ اس نے کچھ کیے ہیں، کچھ کہا کہ اوپر پہنچ گئے تھے، اب واپس نہیں ہو سکتے. تو اچھا اب یہ بھی سوال ہے کہ اوپر والوں کے نام پہ انہوں نے لیے ہوں اور آیا پورے اوپر نام والا تو چاہیں. انوالو تھا یا نہیں تھا؟ نہیں تو یہ تو یہ بتائیں نا یہ کہ تو کیا یہ جو واپس یہ بھی ہوئے ہیں. یہ اچھا allegation ہے. ایاز مہر کا میں جو نام لے رہا ہوں، اس کو بھی پھر اس سارے معاملے میں پکڑا بھی گیا تھا، اٹھایا گیا ہے، پکڑا گیا. اس کی بھی انفارمیشن کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس کے پھر اس سے میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ اس نے کوئی ان رائٹنگ پھر لکھ کے بھی دے دیا تھا، کچھ پراپرٹیز بھی بتائی تھیں کہ یہ پیسے کہاں انویسٹ کیے یا پھر کہاں سے، اس نے پوری ڈیٹیلز دی ہوئی ہے. تو اگر اب یہ نہیں پتا کہ اب وہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو دیکھیں نا، اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی نیب ہیں جو اس وقت لاہور لاہور میں والا، ہے، وہ اور انہوں نے انکار کر دیا اس ساری ڈیل کا حصہ بننے سے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ مقدمہ وہیں اپنی جگہ پہ موجود ہے اور پیسے دینے کا الزام ہے، وہ تو اسٹیبلش نہیں ہو سکتا نا انلیس انٹل وہ پروو آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیں اس طرح کی کرپشن میں قیوم صدیقی صاحب آپ بھی پتہ ہے، لینے والا اور دینے والا، تو یہ یہ ان تو کو پھر ایک پتہ میڈیا ٹرائل بھی ہو گیا میڈیا نا۔ ٹرائل بھی ہو گیا. نہیں دیکھیں، جب جن کو اٹھایا، جنہوں نے سٹیٹمنٹ دی، دیکھیں اس میں تفتیش پاکستانی سٹائل میں ہونی چاہیے نا. نہیں تو تفتیش کر کون رہا ہے؟ یہ بھی تو ایک معاملہ ہے نا دیکھیں، بھائی جان. ابھی تفتیش دیکھیں، وہی ادارے کر سکتے ہیں جو تفتیش کرنے کے لیگلی اہل ہیں یا وہ ہیں اپنا جن کی ڈومین ہوتی ہے. مطلب پولیس کر سکتی ہے، ایف آئی اے کر سکتی ہے، نیب کر سکتی ہے. لیکن ڈپارٹمنٹل بھی تو ہوتی ہے تحقیقات. نہیں تو یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں، ہاں جی، دیکھیں بڑا ویلڈ سوال ہے. لیکن دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں فیض نیٹ ورک جو ہے، دیکھیں نا فیض نیٹ ورک جو ہے، اس کا مطلب ہے پھر کوئی فیض نیٹ ورک کا کوئی اہلکار بھی تو ہوگا نا. وہ میں نے بہرام کا نام لیا نا. اچھا بہرام، ہاں وہ تو کراچی یہ میں رہ رہا ہے. کیا تھا یہ وہاں پہ؟ یہ ریٹائرڈ کرنل ہے، مطلب سیکٹر میں تھا. اچھا لیکن اب یہ دیکھیں، اب اصل بات تو ہے نا، مدعی تو سامنے آئے نا. آپ ہمارے پاس انفارمیشن تو ہیں، ہم نے تو نہیں فیصلہ کرنا. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اب کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں اس پہ. یہ انفارمیشن ہے کہ یہ ہوا تھا، اور اس کی نگران سیٹ اپ کے دور میں کچھ ہوئی تھی چیزیں، اور ابھی بھی چیزیں چل رہی ہوں گی. ابھی ہمیں کیا پتا کہ جو اور لوگوں کے نام بھی آ رہے ہیں، ہم سنتے ہیں اتنے سویلین ہیں، اتنے فلاں ہیں، تو اور بھی آ رہے ہوں. اچھا اب ایاز مہر جو اتنا پاورفل ہے کہ وہ زرداری کے قریبی لوگوں سے بھی 50 کروڑ لے، ابھی کیا پتا کہ وہ کتنا پاورفل ہے. تو اس کا بھی مطلب دیکھیں، اس نے زرداری سے معافی مانگ لی ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن ایک اور کیس بھی ہے، ایک ہے بلڈر کراچی کا، اس بیچارے سے بھی 8 کروڑ لیا گیا. اچھا، ہاں، اس کا بھی کام نہیں ہوا، کوئی بچا تو نہیں. اس کا بھی کام کوئی نہیں رہ ہوا، تو نہیں گیا اس کا بھی ای سی ایل سے نام نہیں گیا، نہ اس کا، اس کی بیوی کا. ہے. تو ٹھیک ہے. یہی تو دیکھیں چیزیں زیادہ، دیکھیں. ہاں کچھ کے اب گئے، یہ تو میئرلی ایلیگیشنز بھی ہو کچھ سکتے ہیں. نہیں. دیکھیں وہ جو یہ لگا رہے ہیں، ان سے میری کمٹمنٹ ہوئی ہے. میں نے کہا کہ یہ کل کو یہ چیزیں آئیں گی تو پھر آپ آگے ہمارے جو سوشل میڈیا شو میں آپ بتائیں گے آگے. اچھا، ہاں بالکل جناب. دیکھیں یہ تو ہے، باقی تو دیکھیں ایلیگیشن ہے، اور چونکہ ٹرانزیکشن کیش میں ہے، اس میں گواہ بھی ہیں، ہوں گے نا ایسی چیزیں. یہ بزنس مین بھی، آپ نے یاد نہیں ہے ویڈیوز بھی بنی ہوتی ہیں بعض. ہاں وہ جیسے ملک ریاض صاحب ملک کی، ریاض اور بھی، وہ یہ پھر- بزنس مین ابھی اپنے ہاتھ مضبوط رکھتے ہیں. کی نہیں آئی تھی ویڈیو. ہاں تو یہ تو جناب انہوں نے تو ایک سندھ نیٹ ورک کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھائی ہے. پنڈورا باکس کھولا ہے. تو آپ کے پاس کیا ہے آج؟ آپ کیا کر کے آئے؟ میں تو خیبر پختونخوا میں جو کچھ، نہیں اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال وغیرہ تو نہیں اس ہے ان سے؟ حوالے سے میرے پاس یہ ہے کہ عقیل کریم ڈھیڈی تک بھی بہت سے معاملات جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ رابطے میں ہیں. ایک سولنگی صاحب شاید بہتر بتا سکے کہ منظور کاکا اور وہ کچھ لوگوں کو، وہ جو فشریز کا ڈی جی تھا، کچھ ان کے ساتھ بھی معاملات لیکن چونکہ سندھ پہ میری اتنی گرفت نہیں ہے، لیکن جو خبر مجھ تک پہنچی ہے تو وہ یہی ہے. موصوف بدقسمتی سے، اور وہ ہم تو ہے ہی بدقسمت صوبہ خیبر پختونخوا، 10 سال سے وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اس دوران جنرل فیض حمید کور کمانڈر بھی رہے پشاور کے.
کل میرے پاس ایک دوست آئے تھے اور وہ بہت سے معاملات کو گہرائی کے ساتھ جانتے بھی ہیں اور وہ بڑا کیلکولیشن کرتے ہیں ہر چیز کا. تو وہ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور پتہ ہے پروجیکٹ کیا ہے. وہ ایک ڈیوریشن کو الگ الگ کر کے بتائیں گے کہ 2010 سے 2013 تک کتنی اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہوئی, اچھا کتنے لوگوں کو اٹھایا گیا, سمگلنگ میں کتنا اضافہ ہوا, اور پھر یہ پیک ٹائم اس کا کون سا تھا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن اس کو آپ کنیکٹ کیسے کریں گے؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. دیکھیں لا اینڈ آرڈر تو وہاں 2001 سے مسلسل سامنا ہے, ظاہر بلکہ ہے. افغانستان پر روسی فوج کی وہ مداخلت کے بالکل بعد, ایک طویل اس لیکن کی کہانی. 2001 سے لے کر ابھی تک جب سے نیٹو فورسز افغانستان میں آئے تھے تو اس کے بعد مسلسل پختونخوا میں جو صورتحال رہی تو وہ تقریباً ایک جیسی سیم صورتحال رہی. تو اس میں وہ بتائیں گے کہ ایک اسپیسیفک ڈیوریشن میں جرائم میں بہت اضافہ ہوا. کون سی جو ڈیوریشن؟ وہ اس کو بتائیں گے نا, کس کو؟ یہی تو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کس کو کہ بتائیں گے؟ ایک مخصوص وقت میں جب اہم لوگ اہم منصبوں پر بیٹھے ہوئے تھے تو اس دوران جرائم میں اتنا اضافہ ہوا, اغوا برائے تاوان کی ریشو اتنی بڑی تھی, پیسوں کے معاملات سمگلنگ میں اتنا اضافہ ہوا تھا, پاک افغان بارڈر معاملات اتنے اضافہ ہوا تھا. آپ سے سر تھوڑا کلیئر نہیں کر رہے. ہاں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیض حمید کور کمانڈر فیض تھے امین تو بالکل یہی کلیئر کریں نا. ہاں وہ ذرا مائک اس کے مائک بھی تو پوچھیں, اس کا سوال تو خان پوچھیں. صاحب میں نے کہا کلیئر کریں کہ فیض حمید کور کمانڈر پشاور تھے, اس دور کی بات کر رہے ہیں نا. میں اسی طرف آ رہا تھا. تو آتے اس آتے کو دیر لگا دی. اچھا تو میں ذرا پہلے وہ تمہید بیچارہ جو ہے نا وہ اندر سے سولنگی وہ صاحب جلدی کر جاتے ہیں. اچھا اس کا کہنا ہے جو اس پہ کام کر رہے ہیں, اس کا کہنا ہے کہ جب فیض حمید صاحب وہاں پہ کور کمانڈر بن کر آئے, اور چونکہ اس سے پہلے وہ DGISI بھی تھے, ایک تقریباً ایک کنٹینیوٹی ہے, تو کہتا ہے کہ غیر فطری طور پر جو اس معاشرے کا مزاج ہی نہیں ہے, وہاں پر کچھ ایسے چیزیں ہونے لگی جو پہلے کبھی تاریخ میں بھی نہیں ہوئے. مثلا یعنی اغوا برائے تاوان کے معاملات ایسے, خصوصاً فاٹا ڈسٹرکٹ میں, اور پھر یہ سلسلہ اسپیسیفک پشاور میں جب بہت وہ بڑھ گیا کور تھا. کمانڈر تھے تو ان میں بہت زیادہ اضافہ نہیں, ہوا لیکن تھا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب, اور آپ کی بھی میں نے کئی سٹوریز دیکھی ہیں اور سنا ہے آپ کو, کہ جو حالات و واقعات ہیں وہاں پہ, یہ آپ اپنے پاس رکھیں, میرے پاس خفیہ مائک ہے تو آپ خفیہ بہت کچھ کرتے ہیں. کہ وہاں پہ یہ جو TTP ہے اس کے اوپر الزام لگتا تھا کہ وہ بھتہ خوری پرچیاں اور یہ سارا کچھ آتا تھا. دیکھیں تو اس میں یہ کہاں کنیکٹ ہوتے ہیں؟ وہ تو ایک اور آؤٹ فال ہے. دیکھیں صدیقی صاحب, میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ TTP کی طاقت کیوں بڑھی اور یہ غیر فطری طور پر بڑھی. میں بنیادی طور پر میرا تعلق اسی معاشرے سے ہے, میں اس کے ڈائنامکس, تاریخ اور نفسیات کو اچھی طرح جانتا ہوں. TTP کی طاقت ایک مخصوص وقت میں زیادہ بڑھ گئی تھی, اور کچھ ایویڈنسز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب فیض حمید صاحب گئے تھے اور انہوں نے سرینا ہوٹل میں چائے پی تھی افغانستان, وہ افغانستان, تو واپس آ کر خیبر ایجنسی جو مین گیٹ وے ہے افغانستان کی طرف, وہاں پر جو 32 چوکیاں تھیں وہ اچانک کم کر کے 15 پر کیوں لائی گئی؟ اور سوال. اس سے پھر جو ڈائنامکس تھے وہ چینج ہوئے, اور اس سے بہت اثر بھی پڑا تھا, جرائم کی شرح بہت زیادہ اچھا بڑھ گئی تھی. ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے نا کہ یہ جو افغان جنگجو لا کے یہاں بسائے گئے تھے, اس میں کیا فیڈرل گورنمنٹ کی منظوری تھی یا نہیں تھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ طالبان خان ہاں طالبان مطلب ہے کہ وہ جو عمران خان ہیں وہ, اچھا کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی منظوری کے بغیر اتنا بڑا اقدام, اور پھر وہ اس کے بعد جو ہے سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے, وہاں کی ڈائنامکس کا چینج ہونا. اچھا میں تھوڑا سا یہ سر بھی اس مکمل معاملے پہ بھی سنا ہے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اچھا ایک تو یہ ہوا تھا, ایک یہ ہوا تھا کہ جو ٹرائبل بیلٹ ہے افغان بارڈر سے ملحقہ, تو یہاں سے عموماً وہ جو بڑے ڈرگ مافیاز یا وہ ہوتے ہیں تو وہ ادھر سیٹل ڈسٹرکٹ سے بہت
कम लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो उनसे दूर है वो इलाका, और उससे उनका कोई ताल्लुक भी नहीं बनता। अमूमन ड्रग माफियाज, जैसे एक ज़माने में अयूब अफरीदी का नाम लिया जा रहा था, हालांकि वो एक और कहानी है, उस पर किसी और वक्त बात करूँगा। तो यहाँ पर फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद ज़्यादातर पेशावर आते रहे, और उनके बारे में बाज़ लोग बता रहे हैं कि उनके कुछ लोगों से ताल्लुकात थे, बहुत करीबी ताल्लुकात थे, दुम्बे ज़बा होते थे, खाने होते थे, मामलात आगे बढ़ते थे। तो वो आपने मामलात, सवाल है, अच्छा वो सवाल देखें लाइट का भी हाँ अच्छा ये हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ फेडरल गवर्नमेंट देखिए- वो मैं ये चीज़ जो है ना ये बड़ी ये भी डिस्कस हो रही है, मतलब है कि ये भी एंगल और पहलू है। अब आई डोंट नो कि भी इसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं उधर आते हैं, पार्लियामेंट पर आते हैं ना। अपना आपने कुछ ऐड करना था। मैंने बस यही कहना था कि रिफ्यूजिस पॉलिसी जो होती है ना, वो फेडरल गवर्नमेंट सेफ्रान फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल जरूरी है ना वो सारा, लेकिन उससे ज़्यादा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का या अस्करी इदारे का या इनका होता है। लेकिन इस दौरान अफ़गान मुहाजिरीन का महकमा एक है, उसको अफ़गान रिफ्यूजिस कमिश्नरेट बोलते हैं, उसके हवाले से भी बहुत बातें आई। कल और मैंने आपकी ट्वीट देखी थी वो जलसे के हवाले से, आपने कहा कि वो जो पैसे तकसीम कर रहे हैं उसमें से 2 लोगों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि जिन वो लोगों अफगान को- रिफ्यूजीज हैं। जिन लोगों को अली अमीन गंडापुर पैसे दे रहे थे वो उनमें से मैंने कहा 5,000 हो गए। देखे मेरा तो इलाका है और मैंने इस सेक्टर के साथ एक ज़माने में काम भी किया था, तो मैं थोड़ा सा इसको जानता हूँ। उसी का उसमें तो ताना मिलता है आपको। सेक्टर कहते हैं तो फिर लोग कहेंगे सेक्टर के साथ काम। सेक्टर वो तो वैसे भी आज एक मसखरा सा है। अच्छा चले उसमें- छोड़े अच्छा, मस्करे को छोड़े, जरा आप मुझे अच्छा, मुर्जा ऐसे तो- शाकिर तो- सोलंकी से कहो। तो अफ़गान रिफ्यूजिस के मामलात को मैंने सुना है कि उसके हवाले से भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस हो रही हो रही हैं, चलें ठीक है जी। क्या अहमद क्या कह रहे हैं? मैंने कहा अंधेरा हो रहा है तो वैसे ही नजर हाँ मैं तो यार चलो शुक्र है आपके पास माइक नहीं है। हाँ नहीं आवाज़ आ गई है मेरे पास, जो आपके खुफिया माइक है ना से। उसने पहुंचा चलिए, दी कोई है। बात नहीं। अच्छा सोलंकी साहब, आप जो है पार्लियामेंट कवर करते हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, बताइए पार्लियामेंट में क्या हो रहा है कि जो मखसूस नशिस्तों का केस था, फैसला आया, फैसले के बाद पार्लियामेंट ने कानून बनाया, बिल्कुल कानून बनाने के बाद से खामोशी है। तो अब पार्लियामेंट क्या सोच रही है, क्या देख रही है? ना इलेक्शन कमीशन कोई एक्ट कर रहा है, ना पार्लियामेंट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में अभी डिटेल्ड रीजनिंग आना बाकी हैं, तो ये क्या माहौल बन भाईजान, रहा ये है? सवाल तो मैंने अपने टीवी प्रोग्राम में आपसे किया था तो आपने जब जवाब दिया वही मैं जवाब दे दूं भला। बात ये है कि ये जो डेवलपमेंट हुई है फैज़ हमीद वाली, ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है। गिरफ्तारी फैज़ हमीद की, कोर्ट मार्शल, और ये इसहाक डार के बकौल ये मौजज़ा हुआ है भाई। तो इतनी बड़ी डेवलपमेंट के बाद पार्लियामेंट यकीनी तौर पर खामोश तो है बज़ाहिर, लेकिन कल भी मीटिंग हुई है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, और ये फिर अभी भी मीटिंग बुला ली है दोनों की, और पंजाब के भी मामलात हैं, अपने आपस में भी मामलात हैं, लेकिन ये जो रिज़र्व सीट्स का मामला है यकीनन इस पे कोई कानून साजी, उस पर अमल दरामद कराना जो कानून साजी हुई है वो चैलेंज भी हुई है। इलेक्शन कमीशन क्योंकि अभी फंसा हुआ है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दूसरी तरफ नई कानून साजी है, तो इलेक्शन कमीशन अभी उस पर कोई एक्शन नहीं कर रहा फ़िलहाल अभी तक रिज़र्व सीट्स। लेकिन हुकूमत को, सियासी जमातों को इस पे नहीं तो पार्लियामेंट क्या करने जा रही है? पार्लियामेंट क्यों खामोश मेरा है? ख्याल है पार्लियामेंट कोई अगले कुछ सेशन में बड़ा कदम पार्लियामेंट को लेना पड़ेगा, और उस पे शायद डेवलपमेंट आपकी चल रही इनसाइड है, स्टोरी क्या है? उस पे काम चल रहा है अभी। काम चल रहा है, वर्क इन अंडर प्रोग्रेस। ये देखें जो कानून साजी की गई है इसके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया है कानून साजी के साथ मुतसादिम है आइन के साथ, तो उस पर पार्लियामेंट ही वाहिद इदारा है जो तमाम इदारों को कर क्या रही है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। पार्लियामेंट ये तो फ़िलहाल इजलास बुलाया है तो पता चलेगा। बात मुलाकात तो हाँ, मेरा ख्याल में अभी अभी फिलहाल बिलावल से भी मुलाकात मुशावरतें हुई चल रही है, प्राइम मिनिस्टर मुशावरतें की। चल रही है। अच्छा मुशावरतें चल रही है अभी तक। तैयब के पास क्या कहानी है, स्टोरी है जनाब?
क्या स्टोरी है? सर पहले तो मैं पार्लिमान से मुतल्लिक कुछ बात करूंगा। हाँ। जो आपने हमाद साहब से सवाल किया कि वफाकी हुकूमत के असर में था ये इन्फ्लुएंस, या वफाकी हुकूमत इस हवाले से कोई पॉलिसी की कोई इजाज़त दी पॉलिसी थी को या नहीं मंजूरी थी, दी थी? उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि सदर हाउस में कुछ चीज़ें थी। सदर ने उस टाइम वो किया था, सदर आरिफ अलवी ने हाँ। उस टाइम पार्लिमान में शोर मचा था, अपोजिशन ने शोर मचाया था। मुझे आज भी वो याद है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑन दी फ्लोर कहा था कि ये जो कुछ करने जा रहे हैं ये जीती हुई जंग हम हारने जा रहे हैं। और उस टाइम PMLN और ये यक ज़बान थे कि अगर ये दहशत गर्दों को वापस ला रहे हैं, उनको रिहेबलेट कर रहे हैं, तो पार्लिमान को एतमाद में लेना चाहिए। तो इन्होंने पार्लिमान को एतमाद में नहीं लिया, और वो जीती हुई जंग जिसके लिए हमारे आर्मी ने, हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी, वो जीती हुई जंग, वो जनरल फैज़ और उस गठजोड़ की वजह से हम हार चुके। तकरीबन अब वो सूरत हाल है। हार चुके तो हार कोई बात हार नहीं में है, मतलब वो जीती हुई जंग को हार में इन्होंने तब्दील करने मतलब की वो हर मुमकिन दोबारा कोशिश की। वो फितना, वो फितना- दहशतगर्दी दोबारा इरप्ट कर गई। इरप्ट कर गई। एक दूसरा ये है कि पार्लिमान में मुझे बहुत बड़ा तूफान नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा तूफान उठने को है। उसमें PMLN और ये पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट इस काबिल है कि ये तूफान उठा लेगी कोई? इंशाल्लाह उठाएगी, क्योंकि अच्छा। ज़रूरत इस अमर की है और वक्त तकाजा कर रहा है। अगर ये आज नहीं उठाएंगे ना, ये फिर कभी नहीं उठा सकते। वजह मैं आपको बताता हूँ। हाँ। सर वजह ये है कि 8 जजेस ने इस पार्लिमान के बनाए हुए आइन को उठा के बाहर फेंक दिया, मुअत्तल कर दिया ना। अब उसका रास्ता किसने रोकना है? पार्लिमान ने रोकना है। पार्लियामेंट को आना चाहिए, आपको क्यों आ रहा है? हाँ, तो मैं उनको, अच्छा वो भाई वो पार्लिमानी जमहूरियत पे, मैं पार्लियामेंट पे, बिलीव करता हूँ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी पे पार्लिमान believe करता है। रियासत की माँ है। पार्लिमान इस तो उसको गुस्सा नहीं गुस्सा आएगा नहीं आएगा तो और अहमद, किसको आपको आएगा? आएगा। तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी का हक है। शहरी का हक है। अच्छा, अब पार्लिमान इस पे बड़ा करने जा रही है, कुछ नई कानून साजियाँ प्रपोज्ड हो रही हैं, उस पे वर्किंग जारी है। और इस हवाले से दो बड़ी जो पार्लिमानी पार्टियां हैं, PMLN क्या और कानून साजी हो पीपल्स सकती है? पार्टी जो है, वो इस पे एग्री हो चुके हैं कि हमें कोई ना कोई इनका तोड़ लेके आना है। और वैसे भी मैं आपको कल की एक बात बताता हूँ। अच्छा। वो PTI चली थी, एक जाल बुना PTI ने बेसिकली चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ, वो उनके अपने गले पड़ गया। अब गले कैसे पड़ा? वो लतीफ़ खोसा ने कहा जी वो मैं पार्लिमान का नुमाइंदा हूँ, ये उन्होंने कहा पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अंडू कर सकती है, उठा के बाहर फेंक सकती है। तो मखसूस नशिस्तों वाला केस ऑलरेडी उन्होंने उठा के बाहर फेंका, गैर मुअस्सर किया। उसमें सिर्फ एक सवाल उठता है, वो ये है कि शायद अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि हमने अपना काम कर दिया, पार्लिमान ने अपना काम कर दिया, फैसला गैर मुअस्सर हो गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो न जाने क्यों नहीं हो रहा। अभी इलेक्शन कमीशन पता नहीं किस हवाले से क्या सोच विचार में है। अब वो इलेक्शन कमीशन बेहतर जानता है कि वो कब प्रॉपर वक्त आएगा, या हो सकता है मंडे को जो इजलास तलब किया है उसमें हो सकता है। और होना तो यही चाहिए कि स्पीकर कह दे कि भाई ये हमने गैर मुअस्सर किया, इसका गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो आप जो है इस पर इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, वो भी पॉसिबिलिटी है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ तूफान हो रहा है। और दूसरा खबर आई है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असेंबली का इजलास पीर की शाम सबको हाँ, पता है वही हम यार। कह रहे हैं कि पीर को इजलास होने भाई जा रहा है। मतलब वो ये हो चुका है। आप पता नहीं कौन, मैं पता नहीं कौन सी खबर। डार्कनेस आ रही है। अच्छा, उसमें लेकिन ये है कि पार्लियामेंट का इजलास कल शाम बुला लिया गया है। जजेस का ये जो मावरा है आइन, और ये सारा रास्ता रोकने की तैयारी हो चुकी है। और होपफुली पार्लिमान इस हवाले से बड़ी चीज़ लेके आ रही है, बड़ी चीज़ लेके आ रही है। अहमद को यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बात? नहीं, यकीन आए नहीं, या पूछ ना, रहा ना, देखें, इसने मैं कितना यकीन लेना चाह रहा हूं। sarcastically नहीं, ये कह रहा है कि सही सही मैं मेरी बात सुनिए। यार देखें, पार्लिमान के पास हाइब्रिड सिस्टम। नहीं, पार्लिमान के पास मसला था। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा सिस्टम है? पर इस टाइम तो बस मैं कहूँगा कि नया बन रहा है। सिस्टम ठीक चल रहा है, सिस्टम ठीक है। इस सिस्टम को मैनिपुलेट किया गया और मैनिपुलेटर्स आज पकड़ में है, अच्छा, आज पकड़ में है। और वो भी मैनिपुलेटर, वो सहूलतकार जो कहीं और बैठे हुए हैं, वो भी अनकरीब पकड़ में आने वाले हैं। क्योंकि बस जो मेरे ख्याल फैल में हाँ, ले लो जी, खबर आई जी, खबर आई जी। 2-3 महीने में कुछ ऐसी गिरफ्तारियां होंगी कि आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। यार ये देखें, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ ये इस तरह की जो है ना, नहीं मतलब आप सहाफ़ी हैं ना, नाम ले ले कौन कौन देखें ना, बात ये है कि सहाफ़ी हैं ना, तो फिर अपने आप को सहाफ़ी साबित करें। नहीं, मैं खबर को कंफर्म कर देखें, लूं तो फिर नाम भी ले लूंगा। हाँ, ये तो तो फिर अभी मैं confirm खबर के करने से- इनिशियल स्टेज पे हूँ। अभी सिर्फ सोशल मीडिया वो लेवल तो की खबर है। हर तरफ यही चल रहा, बड़ी गिरफ्तारी होने नहीं, वाली नहीं, है, बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है। कयूम- पाकिस्तान की अगर तारीख देखें ना आप कयूम भाई, यार, नहीं एक नहीं मिनट। सुने मेरी बात मैंने जब भी खबर दी है कोई गलत साबित हुई?
मैं मुझे नहीं पता, मैं ये कह नहीं सकता आपको कुछ इस पता बारे होना में, चाहिए, मैं आपके फॉलो साथ नहीं करता। बैठता रहा हूँ 6 महीने आपके नहीं, साथ बैठ देख चुका हूँ। देखिए बात, जैसी एक खबर में भी या देखें इस मुल्क के, नहीं एक और चीज भी है, देखिए एक सर इनके टक्कर जैसी मैं खबर आपको दूं कि नहीं, मैंने अगले भी 2 तो कहना महीने ना अगले कि 2 इस मुल्क के अंदर अगरतला साजिश से लेके और पता नहीं कौन कौन सी साजिशी केसेस बने हैं, हाँ। ठीक है ना, वो क्या कुछ होता रहा सर है ये कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां होंगी, मैं कह रहा हूं अगले 2 महीने में कुछ बड़े बड़े इस्तीफे भी आ सकते हैं, इसी तरह की खबर है। ये क्या बात है, इसी तरह की खबर है। बोले नहीं, ये उसने ये पता क्या किया उन्होंने, आप अपने पास रखें, शाकिर सलगी ने आपकी खबर को चैलेंज किया है। बड़े बड़े इस्तीफे भी आ सकते हैं मैंने मुझे दोनों लग रहा है। आए चले। कहा। लो जी वो भी ऐड खबर तो इमरान खान ने आज दी है। हाँ क्या नो, ये अब ये इमरान खान ने वन क्या लाइनर करा? है जी, आप अपने पास माइक रखें। इमरान खान ने आज कहा है कि डील होने लगी है मेरी। कैसे? वो तो कह रहे कि 8 सितंबर को जलसा होगा। नहीं, वो तो तड़ी लगा रहा है ना। हाँ। उसने कहा है डील हो किससे? ना हो, सुने, डील हो ना हो, वो बगावत से बचना चाह रहा है जो उसके खिलाफ केस बनने जा रहा है। एक मिनट, मैंने कल ट्वीट किया है कि इमरान खान ने जो जलसे को मंसूख किया है तो ये डील की पहली स्टेप है, क्योंकि रात के वक्त कैदी से मिलने कोई जाता नहीं है, अगर जाता है तो ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं से सपोर्ट होती है। वहाँ कल का जो DPO है, उसकी उसके इजाज़त साथ होती है। किसकी बात हुई, फिर उसने पार्टी को कम्युनिकेट कैसे किया और फिर जलसा मंसूख कैसे हो गया था। तो डील की पहली स्टेप तो सामने आ गई है। पहले स्टेप कौन सी, क्या डील क्या होगी, मतलब मुझे एक बात बताइए। यार मुझे लग रहा है मतलब- छोटी सी कोई डील होगी, जलसा कैंसिल करना इतनी बड़ी कीमत नहीं है। ऑक्सफोर्ड वही के छोटे- चार्टर बन के वहां जाना चाहते होंगे, ये भी हो सकता है। सर वाशरूम ये- जाना बंद कर दिया होगा, जलसा ये- कैंसिल करना तो इस तरह की मेरी नहीं जान छोड़ो, मैं जा रहा हूँ, हैं? जाने दो। मैं राजी हूँ। लेकिन जनाब हमारे जो है वो बहुत सारे जो सोर्सेज हैं वो इस बात के ऊपर कह रहे हैं कि अगला 1-1.5 महीना जो है उसमें इमरान खान साहब के आपको बदलते हुए बहुत सारे मौक़िफ़ नज़र आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो जंग अंदरूनी शुरू हो चुकी है, बात जो है वो एक दूसरे के गिरेबान तक पहुँचने वाली है और फिर उस ही तनाजुर में कुछ इस्तीफ़े भी आ सकते हैं जो शाकिर सुलंगी ने आपको हिंट दिया। शराय दस्तूर से सोशल मीडिया शो से इजाज़त दीजिए। ज़ाहिर है कि ये जो गुफ्तगू है ज़राए के हवाले से है और कोई भी अपने सोर्स ज़ाहिर है कोई नहीं बताता, लेकिन हम भी देखेंगे कि हमाद हसन साहब की खबर दुरुस्त होती है नहीं होती है, लाज़िम और अगर ये दुरुस्त ना हो तो फिर हमाद हसन साहब होंगे और कौन सी पार्टी होगी, कहाँ होगी जी, कोई बट कड़ाई कर ले। बाट कड़ाई होएगी जी। तो शराय दस्तूर से सोशल मीडिया शो से इजाज़त दीजिए। आपको आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिए।